गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चली स्टडी तुम्हारी? तो जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो भी अपन सेकंड है थर्ड है उन जो एग्ज़ाम हो गए हैं सेकंड में थर्ड में उनके सॉल्यूशन दिए हैं। सेकंड सितंबर को 2 पेपर थे तो दोनों के सॉल्यूशन बना दिए फिजिकल एंड ऑर्गेनिक में। थर्ड सितंबर में जो पेपर थे दोनों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट उनके सॉल्यूशन दे दिए। फोर्थ सितंबर का जो फर्स्ट अपन पे शिफ्ट है उसका सॉल्यूशन अब देने जा रहे हैं। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो पेपर का सॉल्यूशन है वो 2 तरीके से अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है। पहली बात तो जो बच्चे देखे हैं वो चेक कर लें कि अपन कितने क्वेश्चन सही हैं, क्या क्या हमने सही किया है। और दूसरा ये कि जो 5 और 6 में जिनका एग्ज़ाम है वो लोग ये समझ पा रहे हैं कि भाई पेपर का अपन किस तरह का हमारा ट्रेंड चल रहा है। तो पेपर में मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज आते हैं एनसीईआरटी से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं जिनमें थोड़े से अपन अच्छे कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो दोनों चीज़ हमें ध्यान में रखनी है और इसी का बेनिफिट हमें मेंस में लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी लोग। सिर्फ के.चौहान एसकेसी सर, माई सेल्फ शिव कुमार चौहान एसकेसी सर के नाम से जानते हैं। 15 ईयर हो गए पढ़ाते हुए, और पहले कोटा में थे, अब जयपुर में पढ़ा रहा हूँ। और सभी लोग बढ़िया से इन सॉल्यूशंस को बच्चों को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग इन सॉल्यूशन का फ़ायदा लें और बढ़िया से स्टडी करें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग बिना टाइम खराब करें। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी था। ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन चैप्टर था हमारे पास में, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं उसकी अपन थ्योरी है एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, कंटेनिंग, इसे थोड़ा रख देता हूँ, इतना अच्छा मार्कर नहीं चल रहा है। कंटेनिंग 3 मोल नॉर्मल हेप्टेन, 3 मोल नॉर्मल हेप्टेन एंड 1 मोल नॉर्मल हेक्सेन एंड 1 मोल नॉर्मल हेक्सेन। मार्कर कोई अच्छा सा देख रहा हूँ मिल जाएगा तो 1 मोल नॉर्मल हेप्टेन। हाँ चलिए ठीक है। तो पहला वाला हेप्टेन था, दूसरा हेक्सेन है, सॉरी। हाँ लिखेंगे द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 550 mm ऑफ मर्करी। When 1 mole of normal heptane is added to the solution, the total pressure is increased by 10 mm. हाँ, the total pressure is increased by 10 mm. Find vapor pressure of normal हेप्टेन। बड़ा आसान है, सॉल्यूशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की रीडिंग कर लीजिए आप अच्छे से, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान। हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो दिया है कि एक आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें 3 मोल तो हेप्टेन के हैं और 1 मोल हेक्सेन के हैं। हाँ भाई, और आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं दोनों एक जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स वाले हमारे पास में यहाँ पर सॉल्वेंट हैं और टोटल प्रेशर दिया हुआ सॉल्यूशन का हमें। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर 1 मोल हमने हेप्टेन डाल दिया तो इसका जो प्रेशर है वो 10 mm बढ़ जाएगा। तो बताना है कि नॉर्मल हेप्टेन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो बता सकते हैं आसानी से, राउल्ट्स लॉ लगा दीजिए और अपन आंसर आ जाएगा। राउल्ट्स लॉ लगा दीजिए और वैल्यू आ जाएगी। तो अपन क्या आएगा वैल्यू देखते हैं। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन में वैल्यू में देख लिया हूँ, टोटल है 3 and 1 और बाद में 1 मोल और ऐड कर दिया
नॉर्मल हेप्टेन का। ठीक है, तो मैं ऊपर करता हूं सोल्व। हाँ, सब लोग रेडी रहें, क्वेश्चन को रीड कर लिया है हमने। चलिए, हाँ, 3 and 1, 3 मोल हेप्टेन प्लस 1 मोल नॉर्मल हेक्सेन, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/4 एंड 1/4। तो क्या हम लोग इसका टोटल प्रेशर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। टोटल प्रेशर कितना होगा? 550 इज इक्वल टू पी नोट ए मान लिया मैंने, पी नोट ए इसका हेक्सेन का, हेप्टेन का, और पी नोट बी हेक्सेन का, इंटू एक्स से 3/4 प्लस पी नोट बी इंटू 1/4। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी पी नोट ए प्लस पी नोट बी। दूसरी इक्वेशन क्या बनी? जब हमने 1 मोल और डाल दिया इसके अंदर, तो फिर क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास में, इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5 और इसका 1/5। हाँ, तो यहाँ से अपन इक्वेशन निकाल लिए, 220 इज इक्वल टू 3 पी नोट ए प्लस पी नोट बी, एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी क्या आएगी? दूसरी आएगी 560 इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू 4/5 प्लस पी नोट बी इंटू 1/5, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 2800 आएगा, 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे हाँ 2800 आ गया। 4 पी नोट ए प्लस पी नोट बी, मुझे लगता है ये दूसरी इक्वेशन ये मान लेते हैं। क्या तुम इन दोनों को सोल्व कर सकते हो, इसे और इसे? बिल्कुल। तो पी नोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 600 mm। तो इसका वेपर प्रेशर जो आएगा हेप्टेन का वो 600 mm आएगा। राइट आंसर टिक कर लीजिए, ये अपन 600 mm आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 शायद हो सकता है ये इंटीजर हो, मुझे लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेने जा रहे हैं हम लोग। एक पहला हमने कर दिया है, सॉल्यूशन का था, आइडियल सॉल्यूशन का था, राउट थ्रो लगाया, आंसर आ गया फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे जैसे लिखे रखे मेरे पास, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखे रखे वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा मैंने मार्कर नीचे रख दिए हैं। हाँ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई। हाँ भाई, रेडियाई ऑफ ऑक्साइड आयन F माइनस Na प्लस Mg+2। मैं तो राइट आंसर ही दे रहा हूँ, ऑप्शन तो लिख नहीं रहा। तो जेड इफेक्टिव देख लो। अच्छा, मैंने पता है ये वाला क्वेश्चन अपने नोट्स में कराया है। अभी पीछे मैंने वीडियो बनाए थे, उन वीडियो में मैंने पीरियोडिक टेबल का वीडियो बनाया था, क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन, उसमें ये क्वेश्चन है। यू कैन चेक कि अपन ये वाली प्रॉब्लम हमारे पास करी हुई है क्या नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने निकाला था बिल्कुल। तो अपन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 10 10 और 10, और एटॉमिक नंबर हो गया 8 9 11 और 12। तुम अभी देख भी सकते हो, 5-6 दिन पहले ही मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए थे, रिवीजन वीडियो। उसमें पीरियोडिक टेबल का एक रिवीजन वीडियो दिया था, उसमें सेम क्वेश्चन दिया था मैंने ये कि अपन एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर बताओ, और मैंने उसमें जेड इफेक्टिव बताया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बताया था। तो हाँ, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? सबसे ज़्यादा इसका होगा, और साइज अपन होगा ऑक्साइड आयन का। तो ये तो जेड इफेक्टिव का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। हाँ, और साइज क्या हो जाता है? साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो सबसे ज़्यादा ऑक्साइड आयन का हो गया, फिर F माइनस आयन का हो गया, फिर Na प्लस हो गया, फिर Mg+2 आयन हो गया। साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने ये आंसर लिख दिया, ऑप्शन तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। ये टिक कर आए होंगे तो अपन आंसर अपने आप मैच हो जाता है, ऑप्शन नहीं लिखे मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें टाइम लगता है यार फालतू का। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग
ऑफ ऑन हीटिंग कर देना, हीटिंग ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम विद एक्सिस ऑफ एयर। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी नोट्स में है, मैंने ये जब एस ब्लॉक अपन पढ़ाया है उसमें नोट्स में दिया है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि लिथियम एयर के साथ एक्सिस में ऑक्साइड बनाती है, सोडियम एयर के एक्सिस में रिएक्ट करने पर सोडियम एयर के साथ एक्सिस में सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। आगे के लिए ध्यान भी रख लीजिए, जो बच्चों को आगे अभी एडवांस भी देना है, ये सुपर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड और ये ऑक्साइड बनाता है। टिक कर दीजिए ऑप्शन में, जो भी हो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग आराम से और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट फटाफट अपन, बहुत इजी है, मतलब बिल्कुल बेसिक आता है यार, मतलब क्वेश्चन 4 में इन विच रीजन बाल्मर सीरीज इज प्रेजेंट। बहुत ही ये फिजिक्स में भी मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स में। ऑप्शन ऐसे दिए थे, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और यहां पर दिया था एक रेडियो वेव। ये वैसे ही दिख दिए, तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा, विजिबल। अपन हाइड्रोजन एटम के लिए बाल्मर सीरीज जो होती है वो विजिबल रीजन में प्रेजेंट होती है। तुमने ये बात फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिकल हमारे पास केमिस्ट्री में भी है, हम उसे पढ़ाते भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। ये अपन पे कोलाइड सॉल्यूशंस हैं, कोलाइड्स हैं और उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मैंने नोट्स में कराया, हालांकि इसे जब कराते हैं तो ये कोलाइड्स हैं और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। जब ये कराते हैं ना तो बच्चे सोचते हैं यार ये तो चीज़ अपने आप ही कर लेंगे हम, लेकिन करते तो कुछ भी नहीं है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा तो बच्चों को पता चला होगा, मैंने ये नोट्स में भी लिखवाया था, अपने नोट्स में है ये। मतलब गजब काम है अपना तो यार। ये 4 हैं और इनको मैच करना है, तो मैच करना ABCD को, A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, D मान लीजिए। ठीक है, इनको मैच करना है 1 2 3 4 से। 1 2 6 हैं। स्मोक, जेमस्टोन, जेमस्टोन पहले भी आ चुका, सॉलिड इन सॉलिड। थर्ड वन फ्रोथ, फोर्थ वन जेली, फिफ्थ वन रबड़ और सिक्स्थ वन मिल्क। मिल्क होता है इमल्सन, ऑलरेडी जानते होंगे, तो डी के साथ 6 मैच हो जाएगा। बिल्कुल ये इमल्सन है, कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए। इमल्सन जो होता है वो होता है लिक्विड इन लिक्विड, क्लियर अपन को। हाँ, और फॉर्म होता है गैस इन लिक्विड, जेल होता है लिक्विड इन सॉलिड, एरोसोल होता है सॉलिड इन गैस। मुझे लगता है हम लोग इससे आसानी से मैच कर सकते हैं। तो अपन फॉर्म किसके साथ जाएगा, फ्रोथ, ए का अपन थर्ड जाएगा, डी का 6th जाएगा, बी का कौन सा जाएगा, बी क्या है हमारे पास में, जेल, जेली जाएगा 4th। सी का कौन सा जाएगा, सी एरोसोल है, बिल्कुल, तो एरोसोल स्मोक है, तो सी का फर्स्ट जाएगा। बिल्कुल, तो अपन आंसर चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि अपन ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा होगा और अपन इस तरह के आंसर आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका। 6-1 क्वेश्चन नंबर 6-1 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये।
कभी छोड़ना नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री में ये चीज़ें छोड़नी नहीं है। इनमें से क्वेश्चन ऐसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है और बिल्कुल इजी गोइंग रहता है, बच्चे फ्री के नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डाल देता हूँ पहले। हाँ, लिखेंगे व्हेन लेड नाइट्रेट is heated, a brown color gas B is evolved। हाँ, आगे B gas on cooling गिविंग ए कलरलेस सॉलिड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी व्हेन गैस बी कर दीजिए, व्हेन नहीं, गैस बी ऑन रिएक्शन विद NO फॉर्म ए blue solid D, the oxidation number of nitrogen in D is, ऑप्शन कुछ ऐसे दिए थे, +1 +3 +1 +5 एंड +2, +4 भी हो सकता है। क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ करके तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है। यहाँ पर लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो नाइट्रेट की हीटिंग हम लोगों ने पढ़ाई हुई है। जितने अपन जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट हैं, एल्कली मेटल तो नहीं, एल्कली मेटल में तो सिर्फ लिथियम का नाइट्रेट, एल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, बहुत सारे हमारे पास में, कॉपर नाइट्रेट, सब हीट करने पर, लेड नाइट्रेट सब हीट करने पर ऑक्साइड NO2 और O2 देते हैं। तो रिएक्शन एक बार मैं लिख देता हूँ। लेड नाइट्रेट को हीट किया, थोड़ी जगह कम है, कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पर आ जाए, क्या आ गया। अगर मैं इसे कूल करूँगा, ये गैस हो गई, वो हीटिंग कर दी हमने। अगर मैं इसे हीट करने के बाद जो NO2 मिली, इसको कह रहा है वो कि ये ब्राउन कलर गैस है, ठीक है, तो ये B हो गई। अब उसके बाद वो कह रहा है B गैस ऑन कूलिंग। तुम्हें पता कि NO2 को अगर कूल करते हैं तो N2O4 बन जाता है, बिल्कुल, ये D हो गया, ये B हो गया। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन, यहाँ पर कलरलेस सॉलिड C है, सॉरी ये C है, सॉरी C। हाँ, अब वो ये कह रहा है कि अगर B की रिएक्शन हम लोग NO से करें तो एक सॉलिड बनेगा, वो होगा D। उस सॉलिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। तो बहुत आसान है, मैं करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। क्या मैं इस यहाँ पर जो B है उसकी रिएक्शन NO से कर सकता हूँ? बिल्कुल, ये मैंने नोट्स में करा है, ये भी नोट्स में है। ये वैसे बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ाए हैं, जो बच्चों ने पूरे नोट्स देखे होंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में N2O3 की प्रिपरेशन पढ़ाई है। NO और NO2 से रिएक्ट करके N2O3 मिलता है और ये ब्लू कलर सॉलिड होता है। तो ये हो गया हमारे पास N2O3 और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई? +3। ये हमारे पास ब्लू कलर सॉलिड है और ये D, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी? +3। मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट दिख रही है। 2x - 6 = 0, x = +3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो था 6 नंबर का, वो डिस्कस किया, आंसर हो गया यहाँ पर +3। 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 7 नंबर पर आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे पढ़ के छोड़ दे रहे हैं। सभी लोग अपने सॉल्यूशन को चेक करें और दूसरे बच्चों को शेयर जरूर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें सब लोग, शिव के चौहान SKG सर। हाँ, ऐसा नहीं करें कि भाई देख लिया और अपने पास रख लिया, शेयर कर दो, बढ़िया है, जिससे फायदा लग जाए सब बच्चों को। जो यार दोस्त है उन्हें दे दो भाई। इन एन मेटलर्जी
ऑफ आयरन, मेटलर्जी ऑफ आयरन, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड। बी ऑप्शन, सिल्वर इज कन्वर्टेड टू एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सी ऑप्शन, Ni निकेल इज प्यूरिफाइड बाई, बहुत भारी काम है भाई लिखना, क्वेश्चन को लिखा लिखा है, सब सोल्व कर रहे हैं, मैं लिख करके समझाता हूं कि यह करना है, ये भारी काम है यार। सब लोग बढ़िया बढ़िया वो ले रखे बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर दिखा देते हैं, ये देखो याद नहीं रहता बच्चे को। टाइटेनियम एंड जिरकोनियम इज प्यूरिफाइड बाई वान आर्केल प्रोसेस। तो बिल्कुल सारे प्रोसेस पढ़े हुए हैं मेटलर्जी में। वान आर्केल प्रोसेस टाइटेनियम जिरकोनियम को अपन प्यूरिफाई करने में यूज होता है, वेपर फेज रिफाइनिंग बोलते हैं, आयोडाइड बन जाती हैं। राइट है, सही है। हाँ, इसके बाद वो कह रहा है निकेल इज प्यूरिफाइड बाय मोल्ड प्रोसेस। सही है, अपन ये वाला भी बिल्कुल ठीक है, मोल्ड प्रोसेस से हम लोग निकेल को प्यूरिफाइड कर लेते हैं। सिल्वर इज कन्वर्टेड टू एनायनिक अपन कॉम्प्लेक्स। सही बात है, सिल्वर को हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स में बदल लेते हैं, AgCN ट्वाइस नेगेटिव। सही है, और ये भी सही है। उसके बाद इन मेटलर्जी ऑफ आयरन लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड टू कैल्शियम का ऑक्साइड। बिल्कुल सही है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा, दिस इज लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन हमारे पास में यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड में बदल रहा है, ये भी सही है। ऑल आर करेक्ट, राइट आंसर जाएगा A, B, C and D। ऑप्शन में सेलेक्ट कर लीजिए, ये शायद स्मॉल ABCD लिखे होंगे, अपन जो भी ऑप्शन है या वन ऑप्शन है तो टिक कर दीजिए, सारे सही हैं, ऑल आर करेक्ट। तो राइट आंसर हुआ है ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं हम। नेक्स्ट वन, फिजिकल इनऑर्गेनिक के खूब क्वेश्चन आए हैं, डट करके बच्चे आराम से सोल्व कर सकते हैं, बढ़िया से कर सकते हैं, खूब अच्छे नंबर ला सकते हैं। केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है, कोई भारी काम नहीं है। ये नोट्स का क्वेश्चन है, नोट्स में जाके बच्चा देख सकता है। एट इक्विलिब्रियम, गारंटी कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में कराया। हाँ भाई, नोट्स में है, लेक्चर नोट्स में है केमिकल इक्विलिब्रियम के। एट एन इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ, ये रिएक्शन है। करेक्ट ग्राफ इज, हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम पर करेक्ट ग्राफ कौन सा है। रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, बहुत ही इजी कर सकते हैं। ऑप्शन ए रेट वर्सेस टाइम, ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड। बी ऑप्शन रेट टाइम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होता है। राइट मिल गया। इक्विलिब्रियम पर सभी को बताया है। हाँ, क्या आंसर है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हमें मिल गया ऑप्शन। बाकी अपन ऑप्शन में ऐसा भी आया था, इस तरह का ग्राफ भी था। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होते हैं रेट और टाइम में ग्राफ। ऐसा भी था, यहां पर ये दिया था रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड में, ये वाला इस तरह से दिया था, तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, अगला वाला क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं 9th नंबर।
इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होता है, बराबर बी वाले में दिखा दिया, बस टिक कर दीजिए, राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस which of the following is true? Option A, U and H depends only on temperature. B option, Z कैन नोट बी, Z जानते हो ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कैन नोट बी 1. सी ऑप्शन, Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R, मोलर हैं ये. डी ऑप्शन, डेल्टा U इज इक्वल टू NCb dt फॉर, N तो लेने की जरूरत ही नहीं है, N तो 1 है, Cb dt फॉर ऑल प्रोसेस. कौन सा आंसर सही जाएगा? ऑप्शन ऐसे दिए थे ACD, ये स्मॉल ABCD कर लीजिए, ये स्मॉल ABCD कर लीजिए, और ऐसे दिए थे ABD BCD और ABC, टिक कर दोगे तो पहला सही है बिल्कुल. U एंड H जो है वो टेम्परेचर के फंक्शन है. Z कैन नॉट बी 1, तुम्हें पता होना चाहिए कि आइडियल गैस में Z क्या होता है, 1 होता है, तो ये गलत हो गया. Cp माइनस Cb R होता है, राइट है. डेल्टा U हर प्रोसेस में लगता है, राइट है. इसका मतलब ACD वाला टिक कर दीजिए, ए ऑप्शन इज राइट. बहुत ही आसान मज़ेदार क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन पे आ जाइए आप. क्वेश्चन नंबर 10 आ जाए. 20 ml ऑफ 0.2 ग्राम H2O2 इम्प्योर है ये भाई, रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 0.316 ग्राम KMnO4. फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. तो तुम्हें पता ही होगा कि H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा KMnO4 के साथ. तो H2O2 की हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में, KMnO4 के साथ में, KMnO4 में Mn+2 आयन में जाएगा और H2O2 O2 में जाएगा. तो इसका एन फैक्टर कितना रहने वाला बेटा 2, और इसका एन फैक्टर कितने रहने वाला 5. 7 से ये गया किसमें 2 में, तो ये 5 हो गया, और ये अपन जाएगा -1 से 2 0 में, एक एटम के लिए 1, 2 एटम के लिए 2. तो अपन एन फैक्टर हमें आ चुके हैं. अब हम लोग इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से कि H2O2 के इक्विवेलेंट को KMnO4 के इक्वल कर देंगे, और वहाँ से इक्विवेलेंट बराबर करते ही हमें H2O2 का वो एक्चुअल मोल आ जाएगा जो रिएक्ट कर रहा है. फिर हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे. तो मुझे लगता कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर. चलिए, तो मैं एक बार दोनों के इक्विवेलेंट को बराबर कर देता हूँ. एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ, लिख लेंगे हम लोग. हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. तो हमने X ले लिया मास, H2O2 का हमने मास X ले लिया, मोल हो गए X/34 इंटू एन फैक्टर.
KMnO4 का मास दिया था 0.316 अपॉन 158 इंटू n फैक्टर 5। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0.17 ग्राम। परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे। परसेंटेज प्योरिटी हो गई हमारे पास 0.17 ओवर 0.2 इंटू 100। मुझे लगता कर पाएंगे बच्चे। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी हमारी, वैल्यू सोल्व कर लेना कितनी आएगी। ये आ जाएगी हमारे पास में ये 20, ये आ गया 5, 85% प्योरिटी हो गई। शायद इंटीजर हो सकता है क्वेश्चन ये। 10, 11 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, मज़ेदार क्वेश्चन था ये भी। 11 क्वेश्चन बहुत ही इजी इक्विवेलेंट का। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर। इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2.5 kg एंड मास ऑफ नाइट्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 kg। फाइंड मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जिस बच्चे को लिमिटिंग रिएजेंट अच्छे से आता वो कर पाएगा, और हम लोगों ने खूब डिटेल में इसे पढ़ाया है। लिमिटिंग रिएजेंट को बच्चे आराम से बढ़िया से कर सकते हैं। तो रिएक्शन लिख दीजिए अमोनिया के फॉर्मेशन की, हेबर प्रोसेस। क्या नाइट्रोजन के मोल निकाल सकते हैं हम लोग? 2500 अपॉन 28। हाँ, तो इसको कट कर दीजिए। 625/7। ये आ गए नाइट्रोजन के मोल। हाइड्रोजन के मोल कितने आएंगे? 500। LR ये हो गया, तो इसके मोल कितने हो गए? 2/1 इंटू 625/7 इंटू 17। ये मास हो गया ग्राम में। सोल्व कर लेना, बहुत ही आसान था, और सोल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 काइनेटिक का है। काइनेटिक का क्वेश्चन कम ही आया है, मतलब मोल के तो खूब आए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, मोल आ गया। इस बार देख सकते हो बॉन्डिंग नहीं आया, बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं आया। पेपर में फिजिकल भरी पड़ी है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट इन 90 मिनट। हाँ भैया 90 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट रिएक्शन बाई 60%। बहुत आसान है। चलिए, तो क्या तुम इसका परसेंट का फार्मूला लिखवाया काइनेटिक में? बहुत बढ़िया से पढ़ाई काइनेटिक। 2.303 ओवर के log 100 ओवर 100 माइनस x, ये पढ़ाया फार्मूला। तो अगर 75% कंप्लीट हो रही है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे log 100/25। ये वैल्यू आ गई 2.303 ओवर के log 4, ये आ गई। अब 60% वाला निकालना। ये वैल्यू 90 मिनट दे रखी है, तो क्या हम 60% में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, 100/40 हो जाएगा ये। बिल्कुल, मुझे लगता है ये दो इक्वेशन बन गई। इस वैल्यू को हमने t मान लिया, ये डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ये तो कट जाएगा पूरा, तो ये क्या आ जाएगा? वैल्यू 1 मान लो, ये 2 मान लो, डिवाइड कर दो। 12 क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, और डिवाइड करके आंसर निकाल लो। हाँ, क्या आएगा? ये आ जाएगा log 4 ओवर log 10/4 इज इक्वल टू 90/t। निकाल लोगे क्या? कर लोगे क्या वैल्यू को सोल्व? तो कर लेना सोल्व, और ये टाइम जो आएगा वो 60 मिनट आ जाएगा। सोल्व कर लेना, मैंने सोल्व किया हुआ नीचे, ये आ जाएगा। चलिए, तो 12th क्वेश्चन हो चुका है। 12th के बाद नेक्स्ट में 13, ये EMF का सेल है। EMF का क्वेश्चन है 13 नंबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम।
एक हमने यहाँ पर सेल बनाया है, ये एनसीईआरटी में भी है डायग्राम। ये 2 कंपार्टमेंट लिए हुए हैं, प्लेट डाली हुई हैं। तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये अपन डायग्राम बनाया हुआ है बिल्कुल इस तरीके से। बाहर से वोल्टेज लगा रखा है, कुछ इस तरह का है। बाहर से पोटेंशियल लगा रखा है इसमें बैटरी में, सही है ना, बैटरी लगा रखी है। और यहाँ पर जिंक सल्फेट की प्लेट है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट की प्लेट है, ये कॉपर की है सॉरी, और इधर जिंक की प्लेट है। सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का है इधर, और इधर कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है। और यहाँ पर ई नोट दिया हुआ है, जिंक टू जिंक +2 0.76 और ई नोट कॉपर +2 कॉपर ये दिया हुआ 0.34। मुझे लगता है बच्चों को ई नोट सेल निकाल लेना चाहिए। ये अपन ई नोट सेल निकाल लो इसका, और ये कंसंट्रेशन 1 मोलर दी है इधर, तो ई नोट सेल निकाल लो। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड SRP, मैं सोल्व कर दे रहा हूँ भाई इसे। ये वैल्यू 1.10 वोल्ट आ जाएगी। अब ई सेल तो ई नोट सेल के बराबर होने वाला है, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो नॉस्टिफिकेशन का कोई यूज़ तो होगा नहीं। तो ई सेल बराबर क्या आ जाएगा बेटा? ई नोट सेल, ये आ गया होगा। तो ई सेल भी हमारा 1.10 आ गया, ई नोट सेल भी 1.10 आ गया। अब हमें चाहिए क्या? हम ये बोल सकते हैं कि इसका EMF जो है सेल का वो 1.1 है। अब तुमने बाहर से इसमें बैटरी लगाई थी, ठीक है ना, बाहर से तुमने बैटरी लगा दी, तो तुम्हें पता कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो हम लोग गैल्वेनिक सेल लेते हैं, उसका मेन पर्पज होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब ये पोटेंशियल कितना दे रहा है? 1.1 का। तो बाहर से जो बैटरी अगर उसका पोटेंशियल 1.1 से ज़्यादा हुआ तो ये अपन गैल्वेनिक सेल की तरफ वर्कआउट नहीं करेगा। अगर 1.1 से कम है तब तो गैल्वेनिक सेल, 1.1 से ज़्यादा है तो ये करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन दिए थे, उन ऑप्शन को देख लो एक बार। तो एक बार ऑप्शन को मैं पढ़ के बताता हूँ। ऑप्शन क्या क्या थे वो ऑप्शन एक बार मैं लिख रहा हूँ, उस ऑप्शन को देख करके अपन बता पाएंगे 13 के ऑप्शन क्या क्या थे। 13 में ऑप्शन थे, पहला व्हेन ई सेल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट Cu is deposited and zinc +2 ion are produced. बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है 13 का। ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, हाँ, कॉपर टू जिंक। डी सी ऑप्शन, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियली लेस देन 1.1 वोल्ट सेल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और डी ऑप्शन, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट सेल एक्ट एज गैल्वेनिक सेल। थोड़ा सा टाइम लगा यार क्वेश्चन को लिखने में, और डायग्राम भी बनाया हुआ आया होगा, एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है। हाँ भाई, तो अपन ये तो पता ही है, पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि अगर बाहर से बैटरी का पोटेंशियल अगर 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है तो कॉपर डिपॉजिट नहीं हो सकता। कॉपर तब डिपॉजिट होता है जब सेल जो है गैल्वेनिक होता है, तो कॉपर डिपॉजिट होता है, जिंक जो है हमारे पास में जिंक +2 आयन में प्रोड्यूस होता है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरे में अगर पोटेंशियल 1.1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से हम लोग सेल को चार्ज कर रहे हैं, उल्टा काम हो रहा है। इसका मतलब अगर चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो अपन पे फ्लो है वो बदल जाएगा और कॉपर से जिंक की तरफ आने लगेगा। ये राइट ऑप्शन है, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ई सेल 1.1 से कम है तो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा, और ई सेल अगर 1.1 से ज़्यादा है तो अपन पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 1.1 से ज़्यादा है तो गैल्वेनिक सेल नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, तो उल्टा लिख दिया था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, बहुत ही क्वेश्चन है यार, फिजिकल इनऑर्गेनिक मतलब भर के आइए भैया। 14 क्वेश्चन, टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, टोटल पॉसिबल
आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स PT EN NO2 ट्वाइस। ये है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके कितने आइसोमर बनने वाले हैं? अभी कितने आएंगे, कितने आइसोमर आएंगे इसके हमारे पास? MAAB2। तो मुझे लगता है कि ये ट्वाइस होगा। तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो जाएंगे ये चेक कर लेना। 2, 3, 4 और हाँ 5, ऐसे मान लो। तो 3 आ जाएंगे। MAA ट्वाइस B2 नोट्स में कराया हुआ है। एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा और सिस ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, तो एक एनएनसीएमआर पेयर हो जाएगा और अपन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। तो एक एनएनसीएमआर पेयर हो गया, 2 हमारे पास ज्योमेट्रिकल हो गए, टोटल आइसोमर हो गए 3। तो टोटल हमारे पास आइसोमर 3 होंगे। MAA ट्वाइस B2 कर लेना इसे। हाँ, नेक्स्ट वन 14 के बाद 15, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होने वाला है बस। एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर है, लिख देता हूं यार, ऑफ 101 एंड 104 बिलोंग्स टू। एक है एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड्स एंड फोर्थ ग्रुप 4। बी है एक्टिनोइड्स एंड ग्रुप 6। सी है ग्रुप 4 एंड ग्रुप 6। और डी है ग्रुप 11 एंड 6। टिक कर देंगे हम लोग। आंसर क्या रहेगा? तो सबको पता होगा एक्टिनाइड कहां से कहां तक होते हैं, 89 से लेके 103 तक के ये एक्टिनाइड होते हैं। तो एक्टिनाइड में तो ये आ गया, हाँ जी आ गया एक्टिनाइड 101। और 104 जो है ये फोर्थ ग्रुप में हो जाएगा, क्योंकि जो अपन 103 के बाद 104 है वो अपन फोर्थ ग्रुप में रहेगा। 101, 102, 101 होगा फर्स्ट ग्रुप में, 2 होगा सेकंड में, थर्ड होगा थर्ड में, फोर्थ होगा फोर्थ में। और ये 101 वाला जो है वो एक्टिनाइड्स हो जाएगा। तो ये एक्टिनाइड हो गया, ग्रुप 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन 16 वाला, सॉरी 16 वाला क्वेश्चन देखें हम लोग। बहुत बड़ा था यार पेपर ये, मतलब फिजिकल इनऑर्गेनिक काफ़ी सारी आई हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, जरा ध्यान देना, complexes have same spin magnetic moment? सेम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स। ऑप्शन ये है
डी है और Fe(F6) 3-। तो पहले से चेक करते, पहले में क्रोमियम +2 में है और आयरन +2 में है, और दोनों में इसमें तो WFL की कोई बात ही नहीं है। इसमें तो हमारे पास T2G में जो इलेक्ट्रॉन है वो 111 ईजी में हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 3d4। तो अपन T2G में आएंगे 111 और ईजी में आएगा 1, तो ऊपर से नीचे तो आ ही नहीं सकता, वाटर है, WFL है। और इसके अंदर है हमारे पास में यहाँ पर T2G और ईजी में 1 2 3 4 कितने हैं, D6 है 5 और कितना आएगा 6, तो 4 अनपेयर्ड यहाँ हो गए, 4 ही अनपेयर्ड यहाँ हो गए। ठीक हो गया भाई, पहला ही आ जाएगा आंसर। और जब बाकी सब में चेक कर लेना, इसमें +3 में आ रहा है क्रोमियम, इसमें कोबाल्ट जो है वो +2 में आ रहा है, तो यहाँ पर +3 में आएगा तो 3 अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे अपन पे यहाँ पर कितने आएंगे, कोबाल्ट +4 में है तो +4 में होगा तो 3d7 4s2 तो 3d5 आ जाएगा इसमें। तो +4 में होगा तो 3d5 अनपेयर्ड हो जाएंगे। इसमें भी ऐसे ही यहाँ पर अपन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4 और इसमें होंगे हमारे पास 5, बराबर नहीं है। इसमें होंगे हमारे पास में +3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होंगे 5। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा जाने वाला बेटा, ए वाला। टिक कर लेना, बाकी ऑप्शन और अगर कुछ डिफरेंट हो तो उन्हें चेक कर लेंगे। चलिए बढ़िया से हमने ये सॉल्यूशन बना दिया है, बच्चे अपना चेक कर सकते हैं और बच्चों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख करके फ़ायदा लें। कल का जिनका एग्ज़ाम है वे इसे देख करके जाएं और सभी बच्चों को इसको शेयर करिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शिव.चौहान SK सर, और मोबाइल नंबर है 7014961657। डिस्कस कर सकते हैं कोई भी चीज़। थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, जो सेकंड शिफ्ट का आएगा। बढ़िया से अपन पढ़ाई करें मन लगा के। ओके माय डियर।